इसमें देखिए सिल्वर रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर प्रिसिपिएटेड व्हेन कॉपर स्ट्रिप इज डिप्ड। कॉपर स्ट्रिप इज डिप्ड मतलब आपके पास जो अभी हम लोगों ने ऐसे सोल्यूशन लेते हैं, किसका सोल्यूशन ले रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले रहे हैं। और सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम कॉपर का स्ट्रिप डाल दें, कॉपर मेटल डाल दें, छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, तो कॉपर क्या करता है, कॉपर नाइट्रेट बना लेता है और सिल्वर को प्रिसिपिएट बना के निकाल देता है। मतलब सिल्वर इज प्रिसिपिएटेड, सिल्वर का प्रिसिपिएट बन जाएगा, सिल्वर सॉलिड हो जाएगा लिक्विड में। और ये किस फॉर्मेट में होता है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है तो एक्वस होता है, लिक्विड होता है। तो आपको रिएक्शन बनाने में लिखना पड़ेगा सिल्वर रिएक्ट विथ सिल्वर नहीं, एक मिनट, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट आपको देगा क्या, ये कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक, कॉपर Cu प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला अभी लिखाया AgNO3, Ag2NO3 नहीं लिखना है, AgNO3। और ये रिएक्शन करके क्या देगा, ये कॉपर नाइट्रेट देगा, मतलब CuNO3 नहीं, Cu के पास वैलेंसी कितनी, सिंगल प्लस भी तो होता है ना, प्लस कॉपर अभी तो देखा, कॉपर क्यूप्रस क्यूप्रिक, तो इसमें तो ठीक, CuNO3 का क्या बना दीजिए, होल ट्वाइस बना दीजिए, अब बैलेंस हो जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा, सिल्वर Ag। ये जो सिल्वर है उस कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर निकल के, मतलब अब एक चीज और पता लगता है, हु इज अ मोर रिएक्टिव, अभी रिएक्टिव एलिमेंट पढ़ेंगे, कौन ज्यादा रिएक्टिव था, सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव था कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव था, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव था, कॉपर मोर रिएक्टिव है, सिल्वर लेस रिएक्टिव है। स्टेट में आइए, कॉपर कौन से स्टेट में था, सॉलिड था, और AgNO3 क्या था, एक्वस लिख सकते हैं या लिक्विड लिख सकते हैं, जैसे अगर आप लिक्विड लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, लिक्विड स्टेट, हाँ स्टेट लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कटते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन यही होते हैं कि प्रॉपर स्टेट दिखाना पड़ता है। CuNO3 क्या बनाएगा, कौन से स्टेट में होगा, CuNO3 एक्वस या लिक्विड, इसको भी एक्वस ही कर दो अगर उसको एक्वस लिख रहे हो, एक्वस, और ये कौन से स्टेट में, सॉलिड, डिपॉजिट होता जाता है। ऐसे बर्तन नहीं होते हम लोगों के जो ये केमिस्ट्री वाले, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट रखेंगे और उसमें स्ट्रिप डाल देंगे कॉपर की, उसको ऐसे थोड़ी देर बाद देखेंगे आपका जो सिल्वर है वो कहाँ, सॉरी हाँ, जो सिल्वर है वो नीचे बॉटम पे जाके डिपॉजिट होने लगता है, बैठने लगता है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिएट। लिक्विड में मतलब लिक्विड में सॉलिड आ रहा है, लिक्विड की मदद से जब सॉलिड पाते थे तो देखिए आपने पीछे क्या पढ़ा था, लिक्विड की मदद से जब सॉलिड लाते हैं, लिक्विड के रिएक्शन से जब सॉलिड लाते हैं, या लिक्विड से जब सॉलिड फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, प्रिसिपिएट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, दो लिक्विड को मिला के भी प्रिसिपिएट रिएक्शन लाए जाते हैं। ठीक, चलिए वो अभी हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब आएगा तो उसमें पढ़ेंगे ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, थोड़ा लिखा करो यार। ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अच्छा ये बताओ, वर्ड इक्वेशन लिख के ये काम कर पाए थे सभी? पीछे जिसका गड़बड़ाया था सही सही बताना, ये सही था? उसके बाद आपने जब ये काम कर लिया, ये कंपाउंड लिख दिया,
तो फिर दिक्कत आई कि कैसे बैलेंस किया जाए नंबर ऑफ एटम्स। ये पहले पता लगाओ नंबर ऑफ एटम्स किधर कितने हैं। जैसे इधर देखिए रिएक्टेंट एक आपके पास आएगा, रिएक्टेंट ऐसे बना लीजिए, रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। सब में एलिमेंट्स सब में एटम्स यूज किए गए हैं। कॉपर, सिल्वर, नाइट्रोजन, O3 है तो ऑक्सीजन। क्या ये आइडेंटिफाई कर पाए सब? पीछे जो गड़बड़ाया था ये आइडेंटिफाई हो गया था कि हमारे रिएक्शन में कौन कौन से एटम यूज हो रहे हैं। ये नहीं हो पाया था। ये काम करो पहले, तभी दिमाग खुलेगा। रिएक्टेंट में अब देखिए, अब यही एटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये है कि अगर मैंने इतने एटम रिएक्टेंट में लिए हैं तो प्रोडक्ट में वो एटम मिलेंगे। रिएक्टेंट में कॉपर की संख्या कितनी थी रिएक्टेंट में अभी के लिए? अभी ये मेरा बैलेंस नहीं है। कॉपर कितना था? 1 था। तो रिएक्टेंट में कॉपर का वैल्यू क्या दे दिया हमने? 1 दे दिया। अब बताइए प्रोडक्ट कितना था? प्रोडक्ट में कॉपर कितना था? कैसे पहचानेंगे कॉपर कहां था? ये पहले ढूंढो। कॉपर इस वाले टर्म में था, CuNO3 में था कि नहीं? अब यहां कॉपर जो है कितनी बार आया है, कितने एटम इसमें कॉपर के हैं, ये पहचानना आ रहा है। अगर आपसे कोई कहे कि CuNO3 का होल ट्वाइस है, CuNO3 का होल ट्वाइस है, अब इसमें हमको बताए कोई कि कॉपर का एटम कितना है? कितना? 1 है ना? तो आप क्या लिखोगे इसके नीचे? 1 ऐसे अभी लिख लोगे। अब इसमें कोई कहे कॉपर हो गया, अब Ag में आ जाइए। पहले रिएक्टेंट में Ag कहां है? रिएक्टेंट में Ag यहां है, मतलब AgNO3 में है। इसमें कितनी बार Ag आया है? एटम ऑफ Ag, एक ही तो एटम है, हम Ag के एक एटम को यहां रख दिया। फिर देखो, अब आप आ जाइए किधर? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में Ag कहां दिख रहा है? ये अकेले। हम क्या करेंगे, यहां भी Ag का नंबर 1 दे दिया क्योंकि Ag एक ही बार आया है, एक ही एटम है Ag का। उसके बाद देखिए, क्या हमको इसमें कहीं नाइट्रोजन दिख रहा है? कहां? N फॉर नाइट्रोजन। NO3 पूरा मत समझिए, N फॉर नाइट्रोजन समझिए। नाइट्रोजन कितना है? 1 है। तो नाइट्रोजन की संख्या यहां क्या है? 1 है। इधर देखो नाइट्रोजन कितना है, यहां देखो नाइट्रोजन कितना है? कितना? 1। कैसे 1 है? नहीं, घबरा मत, डर मत, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, बाद में बहुत गड़बड़ाएगा, दिक्कत करेगा ये। अभी सबको ऐसे हर साल लगता है, हर बच्चों को जो नए नए सीखते हैं, कोई लेट में सीखा है, कोई जल्दी सीख गया है, बस। बाकी जब चैप्टर पूरा होने लगता है तो सबको रिएक्शन बनाना आ जाता है। हम तुझे पूछ रहे हैं कितना है, मतलब नाइट्रोजन पे थे, यहां नाइट्रोजन कितना रीड कर पा रहे हो? 1 ना? हाँ, कितने लोग 1 रीड कर रहे हैं? एक ही बार है, एक एटम है। अपना अपना एकदम खुल के बताइए, तभी हो पाएगा। नहीं, 1 नहीं कोई बता रहा है। 1 से ज्यादा है क्या? 1 से ज्यादा है? अच्छा, NO3 होल ट्वाइस ऐसे लिखा था ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? ये जो होल ट्वाइस है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन 2/3 6 और नाइट्रोजन 2 1 जा 2। नाइट्रोजन कितना है? और यहां नाइट्रोजन है आपका, ये इसमें नाइट्रोजन कितनी बार आया है? 2 बार आया, मतलब 2 एटम नाइट्रोजन के हैं, तो नाइट्रोजन के 2 एटम प्रोडक्ट में हैं। ये तो अनबैलेंस आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहां पे एक एटम और आता है आपका ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने एटम है ऑक्सीजन के? 3 है, तो यहां क्या लगा दिया? 3। अब बताइए यहां ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 3 जा 6, ये 6। जहां पे ऑक्सीजन के ज्यादा एटम है, अब हम जो ज्यादा एटम होता है ना, वहीं से पहले शुरुआत करते हैं। पहले हम किसको बैलेंस करने का काम करेंगे? जहां
ज्यादा एटम है। सबसे ज्यादा एटम कौन है? ऑक्सीजन है। ये देखिए आइडेंटिफाई हो गया, ऑक्सीजन ज्यादा एटम में है। 2 3 जा 6, अगर इधर 6 है तो मुझे इधर भी 6 होना चाहिए। रिएक्टेंट में भी कितना एटम होना चाहिए? 6 होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम इसको 6 कैसे बना सकते हैं? कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं, तो ये ऑक्सीजन 6 हो जाएगा कि नहीं? तो वो 2 से मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है? बाद में कहीं भी लगा दें या पहले लगा दें? पहले लगा दिया हमने। हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया कि नहीं बैलेंस हो गया? हमने कहा जब एक काम कर रहे होंगे तो दूसरे पर ध्यान नहीं लगाएंगे। ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हैं, ऑक्सीजन पे ही काम करेंगे हम। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। दूसरी चीज हमने कहा था, बातों को ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करते वक्त मुझे कौन से नंबर बढ़ घट गए? जब मैं अपना ऑक्सीजन बैलेंस किया यहां 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इस 2 के मल्टीप्लीकेशन से कौन अफेक्टेड हुआ? हमने कहा अफेक्टेड हुआ सबसे पहले तो एजी, पहला पड़ोसी था 2 का। अब इस 2 को यहां अगर एजी की बात करें तो यहां कितने हो गए थे? 2 एजी हो गया। मतलब सिल्वर के एटम कितने हो गए? 2। इधर सिल्वर के एटम कितने हैं? 1 को 2 यहां कैसे बनाया जा सकता है? अरे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 से मल्टीप्लाई करके बना दिया। बात समझ में आई? अब देखिए, अब अभी के केस में हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सिल्वर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिल्वर 2 हो गया और इधर भी आपका 2 हो गया। ये बैलेंस हो गए। मतलब अभी सिल्वर और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब देखिए, यहां नाइट्रोजन कितना आ रहा था? 2 आ रहा था ना। अब जब इस 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन कितना हो गया? ये भी तो अफेक्टेड हुआ था। एजी के बाद दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर आया था? नाइट्रोजन के ऊपर। और इफेक्ट ये आया कि पहले 1 था अब 2 हो गया। पहले 1 था अब 2 हो गया। क्यों आशीष? हाँ, हंस रहा है? ठीक है। उसके बाद देख, उसके बाद ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। कॉपर की बात आती है। कॉपर यहां अकेले था, अकेला ही रह गया, उसको बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। अब देखिए ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। इसके लिए मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पड़े, तो इधर 2 से बस एक मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा। बैलेंस था सबका। ठीक है। हाँ बता। अब इसमें एक चीज और, अगर आपने इसको ऐसे बैलेंस कर लिया तो देखिए बैलेंस की कहानी पूरी। इसमें ये रिएक्शन जब जब पूछा है एनसीईआरटी ने, कलर भी पूछा है, कलर भी पूछा है। इसका कलर क्या है? AgNO3 का जो कलर होता है, कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। ये कलरलेस होता है। लेकिन कॉपर किसका? कॉपर जब जिसमें डिप होता है कॉपर, वो कौन सा कलर बना देता है? ब्लू कलर बना देता है। कौन सा कलर? ब्लू कलर। तो ये जो कलर है ये ब्लू कलर का हो जाएगा और ये कलरलेस है। कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। ठीक है। ये भी चीजें याद रखना। सिल्वर नाइट्रेट का कलर कैसा होता है? कहेंगे भैया कलरलेस होता है, मतलब जैसे पानी होता है ऐसे ही होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन वहीं पे जब कॉपर इस पानी में डुबोया जाएगा इस कलरलेस में, तो इस कॉपर की वजह से इसका जो सॉल्यूशन होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है, वो रिएक्शन करके ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है। इसीलिए आप अपनी लैब में जाओगे स्कूल के, तो वहां कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलते हैं, और जब उसको आप पानी में घोलते हो ना, पहले ऐसे व्हाइट कलर के होते हैं, पानी में घोलते ही ब्लूइश हो जाते हैं, ब्लू कलर की। ठीक है। उसके बाद देखिए, कहां गया वो पॉइंटर? कहां गया यार? हाँ,